अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज इंशाअल्लाह हम हेड इंजरीज़ और ब्रेन एनाटॉमीज़ के ओवरव्यू पर तबसरा करेंगे। इसमें जो मज़मून हमने शामिल किया है गुफ्तगू के लिए वह है ज़ाहिरी और बातिनी ज़रबात, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंजरी, कसूर जमजमा, फ्रैक्चर्स ऑफ स्कल बोन्स, जो हड्डियां होती हैं उसमें किस किस तरीके से कसर होता है, फ्रैक्चर होता है, उनका वजाहत होगी। तीसरा ज़रबात दिमाग में लगने वाली चोट, ज़र्ब के बारे में मुख्तसर तज़किरा होगा। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो आप पढ़ते हैं ICS, तो उसमें कैसे जो है रतूबत भरने से प्रेशर डेवलप होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर और इंट्राक्रैनियल हीमेटोमास, ये ख़ास तौर से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंट्राक्रैनियल हीमेटोमास, सलात दमिया, और फिर उसके बाद सलात दिमाग सलीमा और खबीसा, यानी जो है बिनाइन ट्यूमर और मैग्लिमैन ट्यूमर्स। इंशाअल्लाह एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। आपको ये दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्से, डिफरेंट लोब्स ऑफ ब्रेन एंड दियर ब्रीफ फंक्शंस दिखाए गए हैं। ये आपके सामने का जो बोन्स है, ये देखिए आपके फ्रंटल, ये जो सामने का हिस्सा है फ्रंटल, पेराइटल ये बीच का हिस्सा होता है, और ये आपका टेम्पोरल कान से लगा हुआ हिस्सा होता है, और ये ऑक्यूपिटल ये आपको आँख से मुंसलिक होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंटल का ये बहुत ही मुख्तसर जो है लेकिन जामे अंदाज में वन वर्ड में इसका तशरीह लिखी गई है। फ्रंटल लोब एक्शन और पर्सनालिटी, इंसान की शख्सियत और रद्द अमल, एक्शन एंड पर्सनालिटी फ्रंटल लोब डिसाइड करता है। दूसरा है पेराइटल जो आपको बीच में मैंने कहा, और सेंसेशन एंड स्पेस, इसका जो है ये जुड़ा होता है आपके वरा में ये स्पाइनल कॉर्ड से, इसीलिए यहाँ पर सेंसेशन, हरकी आसाब और हसी आसाब दोनों यहाँ पर मुनज़्ज़म तरीक़े से काम करते हैं। तो सेंसेशन एंड स्पेस में खला में तवाज़ुन किस तरह से मेंटेन होगी, ये पेराइटल लोब। टेम्पोरल हियरिंग एंड सेंसेशन, हमने आपसे कहा कि टेम्पोरल जो है कनपट्टी जिसे कहते हैं, कान की पट्टी, कान के बगल के जो हड्डियां हैं इतराफ में, उन जो उसको टेम्पोरल हियरिंग एंड मेमोरी। ऑक्यूपिटल विज़न एंड इंसुला, ये जो डीप इनसाइड है इसको जो है दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको ये टेस्ट और इंटरनल। तो ये मुख्तसर में है, पहला फ्रंटल लोब जो आपके एकदम आगे के जानिब में वाक़ है और इसका काम एक्शन और पर्सनालिटी है। दूसरा है पेराइटल लोब जो पीछे के बीच के हिस्से में है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। सेंसेशन एंड स्पेस में तवाज़ुन कैसे बरकरार रखेंगे, स्पेस में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, इसका काम है। टेम्पोरल कान से लगी हुई पट्टी, इससे जो है हियरिंग एंड मेमोरी जो है। ऑक्यूपिटल विज़न, ये ऑक्यूपिटल विज़न, और जो इंसुला अंदर दिखाया गया। आइए इनका जो है हम और जो है तशरीह पढ़ते हैं। ये आपको ब्रेन के लोब्स, फ्रंटल लोब कहा, फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन बिहाइंड द फोरहेड जो है फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब ये जो है थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, स्पीच प्रोडक्शन और प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। पेराइटल लोब अपर मिडिल पार्ट जो है सेंसरी परसेप्शन, जैसा कि हमने कहा कि सेंसरी नर्व्स जो है टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, सब सेंसरी परसेप्शन यहीं से होता है। स्पेशियल ओरिएंटेशन, खला में तवाज़ुन मेंटेन करने के काम आता है। अंडरस्टैंडिंग साइज, शेप एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सारे जो है पेराइटल लोब में होते हैं क्योंकि इससे स्पाइनल कॉर्ड से ये लोब मुंसलिक होता है। आइए तीसरा हम देखते हैं टेम्पोरल, जो ये कान की पट्टी है, साइड ऑफ द ब्रेन नियर द टेम्पल्स,
hearing and auditory processing, memory and learning, understanding the language and emotional response. Occipital, back part of the brain, vision and visual processing. Insular part, deep inside the brain, hidden by the other lobes. हमने कहा इसीलिए दिखाई नहीं जा पड़ते हैं. टेस्ट सेंसेशन, अवेयरनेस ऑफ द इंटरनल बॉडी स्टेट्स, इमोशनल एंड पेन. इतना ना भी याद हो तो मुख्तसर में आप ये लाइन याद कर लें तो आपका काम चल जाएगा कि ये इतना जो है आपको ख़ास तौर से फ्रंटल जो सामने का हिस्सा है, एक्शन एंड पर्सनालिटी 8P, पेराइटल चूँकि ये बीच का है और स्पाइनल कार्ड से जोड़ा होता है तो सेंसेशन एंड स्पेस में तवाज़ुन, और टेम्पोरल, हियरिंग एंड मेमोरी, ऑक्यूपिटल, विज़न एंड इंसुलर, टेस्ट एंड इंटरनल अवेयरनेस. अब इसके बाद आते हैं हम आगे की तरफ चलते हैं. यही वो चीज़ दिखाई गई है. ये मुख्तसर में आपके किस तरह के कसूर होते हैं, किस तरह के फ्रैक्चर होते हैं उसका दिया गया. डायस्टिक आपको दिखाया गया है, ए डायस्टिक. अब इसकी मज़ीद वजाहत इंशाअल्लाह अगले की स्लाइड में होगी. अब ज़ाहिरी और बातिनी ज़रबात जहाँ से आपका मज़मून शुरू होता है आपकी खोपड़ी में, जिसे हम जमजमा कहते हैं तिब्बी इस्तिलाह में, दो तरीक़े के ज़रब हो सकती है. एक तो एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल. एक्सटर्नल इंजरी में सर की चोट दो किस्म की होती है. ज़ाहिरी सिर्फ जिल्द और खाल मुतासिर होती है, अंदर के हिस्से महफूज और सही सलामत होते हैं. बातिनी जो इंटरनल इंजरी है इसको अंदर के बाफ्त मजरूर होते हैं. ये शदीद ज़रब के बाद जो है बातिनी इंटरनल इंजरी देखने को मिलती है. अब एक्सटर्नल इंजरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? एब्रेशन जिसे खराश कहते हैं, हल्की सी खराश आ गई, लैसिरेशन ज़ख्म हो गया, कॉन्ट्यूशन चोट लग गई, एंड स्कैल्प हेमोटोमा जो खोपड़ी के जस्ट नीचे जो है खाल के नीचे खून का जमा हो जाना शामिल है. हेमाटोमा जो है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड कहाँ पर होगा? ठीक खाल के नीचे खून में जमा हो जाएगा. तो ये सारी एक्सटर्नल इंजरी है. हमने जैसा कि कहा सिर्फ जिल्द या खाल उसकी मजरूर होती है. ये शदीद नहीं बल्कि हल्की चोट होती है जिसमें खराश होता है, ज़ख्म हो सकता है, चोट लग सकती है और खाल के नीचे खून जमा हो सकता है जिसे स्कैल्प हेमाटोमा कहते हैं. अभी हेमाटोमा बाद में लंबी गुफ्तगू इंशाल्लाह हम इस पर करेंगे जब वो स्लाइड्स आएगी. और ये जो है एक्सटर्नल है. अब ये इंटरनल एलर्जी में ये अंदरूनी शदीद चोट होती है जिसे कॉन्ट्यूज़न, कॉन्कसन एंड कॉन्ट्यूज़न. दिमाग में जो है झटका लगता है, दिमागी चोट लगती है और दिमाग के अंदर खून रिसना शामिल होता है. इंट्राक्रैनियल हीमोरेज, और हीमोरेज भी 3 तरीके का होता है. एपिड्यूरल हीमोरेज, सबड्यूरल हीमोरेज और इंट्राक्रैनियल हीमोरेज. इंशाल्लाह इन तीनों की मज़ीद गुफ्तगू हम आगे करेंगे. ये समझिए कि इंट्राक्रैनियल हीमोरेज यहाँ पर दिखाया गया है. अब ये कॉन्फ्यूज़न और कॉन्ट्यूज़न में क्या फ़र्क है ये आगे की स्लाइड में और भी मुकम्मल बहस है. इसमें जो है हल्की चोट होती है, इसमें शदीद किस्म की चोट होती है, इसमें बाप मजरूर होते हैं, इसमें बाप तो मजरूर नहीं होते. टिश्यूज़ आर नॉट अफेक्टेड. ये आर्जी होता है और ये परमानेंट होता है. आगे इंशाल्लाह हम इसकी गुफ्तगू करेंगे. और अब ये कसूर ज़मज़मा पहला तो ज़रबात था. अब जो है कितने तरीक़े का आपको कसर हो के फ्रैक्चर हो गए. पहला कह रहा है लीनियर स्कल फ्रैक्चर. इसमें आप ये देखिए सिंपल डायग्राम दिखाया गया है. ये आपकी स्कल बोन है, थिन क्रैक, बहुत हल्का जो है उसमें क्रैक आ जाएगा. ये आपको दिखाया गया है थिन क्रैक, ए सिंपल क्रैक इन द स्कल बोन विदाउट डिस्प्लेसमेंट. हड्डी वहाँ से कहीं भी अपनी जगह से हटेगी नहीं, इसलिए इसको लीनियर या सिंपल कहते हैं. मोस्ट कॉमन टाइप बोन रिमेन्स इन नॉर्मल पोजीशन ऑफ एन हील्स ऑन इट्स ओन. अपने आप जो है ये सही हो जाती है, इसके लिए कोई जर्राहत या किसी भी अमल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. मे बी एसोसिएट विद एपिड्यूरल हेमाटोमा. अब आइए देखिए लीनियर में जो है हमने ये आपको जो दिखाया गया, सी इंडिकेट द लीनियर. इस तरीके से एक हल्की सी जो है आपको लीनियर जो है लग गई है. ज़रब जो है हल्की सी जो है लीनियर एक सीधी लाइन बनेगी जो है और अपने आप ये सही हो जाएगी जो है इंशाल्लाह.
फिर उसके बाद आपको दूसरा है डिप्रेस्ड, इसमें बोन अंदर धंस जाती है, बोन्स आर डिस्प्लेस्ड। ये देखिए आपको नॉर्मल है ये दिखाई गई है और ये चोट दिखाई गई है, तो अंदर की तरफ ये जो डाउनवर्ड एरो जा रहा है इसका मतलब अंदर की तरफ बोन्स आर डिप्रेस्ड। ए फ्रैक्चर इन विच पोर्सन ऑफ स्कल इज पुश्ड इनवर्ड, आपका अंदर धंस जाएगी जो है, कॉज बाय द हैवी ब्लंट फोर्स, हैमर स्टोन पत्थर लग जाए या हैमर हो जाए, कंप्रेस ऑन द ब्रेन टिश्यूज ऑफन नीड सर्जरी, इसमें जराहत की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा है कम्यूटेड, इसमें हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है। यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम दिखाया है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मेनी फ्रैगमेंट्स, कई हिस्सों में टूट जा सकती है, यानी एक से ज़्यादा हिस्से में हड्डी टूट जाती है। इसका मतलब ये ज़्यादा शदीद है इन दोनों के कंपैरिजन में, निस्बत में। स्कल बोन इज़ ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस, ब्लैक में और बोल्ड में लिखा हुआ है ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस। इसमें आपको बोन इज़ नॉट डिस्प्लेस, इधर बोन इज़ डिस्प्लेस इनवर्ड, यहाँ पर हड्डी कहीं पे अपने मकाम से हटती नहीं है, यहाँ पर हड्डी नीचे धंस जाती है और यहाँ पर हड्डी जो है कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, एक से ज़्यादा टुकड़े में टूट जाती है। ये आपको दिखाया गया। बेसिलर, यहाँ पर बेस पर ये और जो है शदीद चोट हो गई, फ्रैक्चर एट द बेस ऑफ द स्कल, यहाँ पर बेस पर जो है, यहाँ पर जो है ये बेस, अगर मान लीजिए ये अपर है और ये बेस है तो बेस पर लगेगी। फ्रैक्चर एट द बेस पॉइंट, यहाँ पर ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस, यहाँ पर पोर्शन ऑफ स्कल इज पुश्ड इनवर्ड, यहाँ सिंपल क्रैक विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो है बेसमेंट में और शदीद हो गई, बेसिलर हो गया। अब उसके बाद जो है आगे और देखोगे तो ओपन एंड क्लोज्ड, जब जिल्द खुल जाती है और हड्डी दिखाई पड़ने लगती है तो उस फ्रैक्चर को हम जो है क्या कहते हैं, ओपन कहते हैं। फ्रैक्चर विथ ओवरलैप लाइंग स्कैल्प वुंड एक्सपोजिंग बोन्स, बोन्स दिखाई पड़ने लगती हैं। बोन विजिबल हाई इन्फेक्शन रिस्क, अब जब बोन दिखाई पड़ने लगेगी, ऊपर की जिल्द खुल जाएगी तो इस पर जो है जरासीम का या जरथुमा का हमला होगा, इसीलिए हाई इन्फेक्शन इमरजेंसी कंडीशंस होती है, इसको देखना पड़ता है। बोन एक्सपोज, देखिए यह सिंपल दिखाया गया है। क्लोज्ड, इसमें बोन्स नहीं दिखाई पड़ेगी। फ्रैक्चर विदाउट स्किन वुंड, की पॉइंट स्किन रिमेन्स इंटैक्ट, लोअर इन्फेक्शन में स्टिल कॉज ब्रेन इंजरी बट लोअर रिस्क। तो दीज आर द फ्रैक्चर्स ऑफ बोन, 6 तरीके के बोन के फ्रैक्चर आपको दिखाए गए। नंबर 1 लीनियर स्कल, जिसमें एक छोटी सी लाइन थिन बन जाएगी, बहुत पतली सी बारीक, ये बहुत हल्के दर्जे की चोट होती है। यहाँ पर डिप्रेस्ड, हड्डी अंदर को धंस जाएगी, पोर्शन ऑफ स्कल पुश्ड इनवर्ड। कम्यूटेड में यहाँ पर हड्डी मोर देन 1 पीसेज में टूट जाएगी और यहाँ पर बेसिलर, उसके बेस तक चोट पहुँच जाएगी। और ओपन में यहाँ पर स्किन जो है फट जाती है और हड्डी दिखाई पड़ने लगती है। क्लोज्ड में हड्डी नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि उसकी स्किन इंटैक्ट होती है। अब ज़रबात दिमाग, अभी तक तो स्कल सिर्फ जो है बाहरी बैरूनी स्कल हड्डी पर जो है आपने पढ़ा था, अब अंदरूनी जो है जिसे हम ज़रबात दिमाग, जिसे सेरिब्रम कहते हैं, उसमें जो है क्या होता है, कॉन्ट्यूजन, आयरन कॉन्ट्यूजन। अब हमने आपको बताया था कि ये हल्की होती है, ये शदीद होती है, इसमें आर्जी तौर पर सिर्फ अफ़आल कुछ देर के लिए मजरूह होते हैं, इसमें शदीद चोट नहीं होती। ए टेम्प्रोरी फंक्शनल डिस्टर्बेंस, एक आर्जी मुदाखलत होती है, खलल होता है ऑफ द ब्रेन ड्यू टू ट्रामा, ज़र्ब की वजह से। नो विजिबल ब्रेन डैमेज, इसमें कोई ब्रेन डैमेज के निशानात नहीं मौजूद होते। नो टिश्यू डैमेज, नो ब्लीडिंग, न तो खून बहता है और न बाप मजरूह होते हैं, यानी ये हल्की चोट है। और कॉन्ट्यूजन में दिमाग में चोट और सूजन, स्ट्रक्चरल इंजरी ऑफ द ब्रेन टिश्यूज, जो ब्रेन टिश्यूज हैं वो जो दिमागी वाफ्त हैं उनके साख्ती तशरीह में फ़र्क पड़ जाएगा। स्ट्रक्चरल इंजरी, साख्ती जो है साख्तों पर चोट पहुंचेगी। विद ब्रूसिंग एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल डैमेज, साख्त मजरूह होगी, टिश्यू डैमेज, बाप मजरूह होंगे, ब्लीडिंग आकर खून भी निकलता है। और तीसरा सेरिब्रल हीमोरेज,
खून का रिसाव होने लगता है, ये आर्जी तौर पर होता है। ये एपिड्यूमर, सब ड्यूरल एंड इंट्रासेरिब्रल ट्यूमर, इंट्रासेरिब्रल हीमोरेज। इसके क्या माने हैं? ईपी, अगर ये लाइन आपको है, मान लीजिए ड्यूरा की लाइन है, ठीक है, दिस इज़ द ड्यूरा। आपने ड्यूरा मैटर और पाया मैटर पढ़ा है। तो ड्यूरा मेम्ब्रेन होती है जो सबसे बैरूनी मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर अगर चोट लगेगी तो हम इसको कहेंगे इपीड्यूरल। क्या कहेंगे इसको? इपीड्यूरल। और जब इसके नीचे चोट लगेगी तो इसको हम सब ड्यूरल कहेंगे। और इंट्राक्रैनियल, क्रैनियम में जो है हीमोरेज होगा। तो इस तरीके से आपको 3 तरीक़े यहाँ दिखाया गया। अब आइए देखिए, हमने जो कहा था कन्फ्यूज़न और कॉन्ट्यूज़न, ये शदीद चोट हमने बताया था, ये हल्की चोट बताया था। तो ये रिवर्सिबल, चूँकि हल्की है इसलिए रिवर्सिबल ब्रेन डिस्फंक्शन, आर्जी तौर पर अफ़आल में खलल वाक़ होगा, काज बाय द सडन एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन। गाड़ी में बैठे हुए हैं, किसी ने बहुत तेज़ गाड़ी कर दिया तो भी आप जो है क्या कहते हैं, पीछे की तरफ जो है हो जाएंगे, और अगर उसने अचानक ब्रेक लगा दिया तो आगे की तरफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो चोट लगती है उसको हम रिवर्सिबल कॉन्क्यूज़न के नाम से जानते हैं। और कॉन्ट्यूज़न में इसमें पाक मजरू होते हैं, ब्रूस अप, जो चोट होती है ब्रेन टिश्यूज कॉज बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट, सीधा सीधा जो है इस पर इम्पैक्ट लगे। यहाँ ब्रेन इज सेकंड नॉट डैमेज, झटका लगेगा लेकिन डैमेज नहीं होगा, फसाद बर्पा नहीं होगा। अफ़आल में कुछ लम्हे के लिए, कुछ आर्दी तौर पर यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा, परमानेंट डैमेज नहीं होगा। ऑफन एसोसिएटेड विद एडिमा एंड हीमोरेज, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, रतूरतें वहाँ पर जो है भर जाती हैं, और हीमोरेज जो है देखने को मिलता है, खून का रिसाव होता है। इसको हम जो है ब्रेन शॉक के नाम से जानते हैं। ये कामाटाइड फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स, सामने से चोट लग गई या कनपट्टी पर, जो कहते हैं कनफोड़, जिसे जो है कि जो मारते हैं जो है जानबूझ करके कनपट्टी पर, तो कहते हैं कान की पट्टी पर लगी हुई चोट सबसे ज़्यादा शदीद होती है और इसको कॉन्ट्यूज़न हम कहते हैं। और जब आगे लगेगी कहीं तो उसे ब्रेन शॉक कहेंगे, ये झटके की वजह से हो सकता है। अब उसके बाद आइए, ये जो हमने कहा था कि आपको इपीड्यूमर, ड्यूरल, सब ड्यूरल और जो है ये 4-5 तरीके के आपके हीमोरेज दिखाए गए हैं। किस मकाम पर खून का रिसाव हो रहा है इसी को यहाँ दिखाया गया है। यहाँ देखिए आपको इपीड्यूरल दिखाया गया है, ये आपका इपीड्यूरल, ये आपको ये जो है आपको ड्यूरा है, इसके ऊपर यह है इपीड्यूरल। सब ड्यूरल, अगर ये पीली लाइन को जो है आप ड्यूरा मान रहे हैं, इसके नीचे है तो ये सब ड्यूरल हो गया। इंट्राक्रैनियल जब खुसूसी तौर पर बीचों बीच क्रैनियम में होगा तो इसको इंट्राक्रैनियम जो है विदिन इनसाइड ऑफ द क्रैनियम। और फिर उसके बाद ये इंट्रावेंट्रिकुलर, ये जो वेंट्रिकल है आपका मकाम, वहाँ पर जो है इंट्रावेंट्रिकुलर। और ये सब ड्यूरल जो है, सब अरेक्नोइड, अरेक्नोइड के नीचे आप जानते हैं कि जो है आपके 3 झिल्लियाँ होती हैं। सबसे बाहरी वाली को ड्यूरा मैटर या ड्यूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बाद अरेक्नोइड होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, पाया मैटर होता है। ठीक है, तो ये ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और पाया मैटर, इसके ऊपर लगेगी तो आपका इपीड्यूरल, और इसके नीचे से अगर चोट लगेगी यहाँ पर तो ये सब ड्यूरल हो गया, ये सब ड्यूरल, और ये जो है इपीड्यूरल हो गया क्योंकि ऊपर से चोट लग रही है ड्यूरा के ऊपर से। अब जो है यहाँ पर अरेक्नोइड जो है, अरेक्नोइड में इसके नीचे जो है यहाँ से चोट लगेगी तो सब अरेक्नोइड हो जाएगा, ये सब अरेक्नोइड हो जाएगा इस तरीके से। और क्रैनियम के अंदर है तो इंट्राक्रैनियम, वेंट्रिकल के अंदर है तो इंट्रावेंट्रिकुलर। इस तरीके से आपको इंटरनल हीमोरेज देखने को मिल सकता है, खून का रिसाव होता है, ये ज़र्ब के नतीजे में होता है। जिस किस्म का जरहा होगा, जिस शिद्दत के साथ जो है ज़र्ब लगाई जाएगी या हो जाएगी, उसी के आपको निस्बतन ये आपको देखने के मिलेगा। कॉन्ट्यूशन एंड कन्फ्यूजन यहाँ दिखाया गया है, ये टेम्प्रोरी है और ये परमानेंट है। वही चीज़ आपको स्पाइनल कॉर्ड की
चोट जो है। अब इंट्राक्रैनियल प्रेशर कैसे डेवलप होता है इसके बारे में, क्रैनियम में जो प्रेशर होता है वो 5 से 15 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। इसी को हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं। इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रेन टिश्यूज, ब्लड एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो खून है और जो आपके टिश्यूज़ हैं, ये तीनों मिलकर के आपको एक दबाव पैदा करते हैं। जहाँ भी रतूबत होगी, जैसे पानी टंकी में हम भर देते हैं तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर इज़ नोन एज द वाटर प्रेशर। उसी तरह से ब्लड का अपना प्रेशर होता है। अब यहाँ पर कोई मान लीजिए यहाँ पर आपको टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में इस हाइट तक पानी भरा हुआ या खून भरा हुआ, कुछ भी भरा हुआ है, तो ये क्या होगा आपको, ये आपको यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा। दिस विल जनरेट द प्रेशर। ये इसका जो है इस तरीके से प्रेशर आपको लगेगा। तो इसी को हम जो है इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं। मान लीजिए ये आपका क्रैनियम है, दिस इज़ द क्रैनियम, दिस इज़ द क्रैनियम। अब इसके अंदर रतूबत क्या, इसमें बाफ्त भी है, इसमें खून भी है, इसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी भरा हुआ है। अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो ब्रेन टिश्यूज आपको हो गया, फिर उसके बाद ब्लड हो गया, फिर उसके बाद CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया। ये तीनों मिलकर के अंदर जो है दबाव बनाते हैं। इसी दबाव को हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो हमने शुरू में बताई कि 5 से 15 मिलीमीटर मरकरी होता है। अब इस प्रेशर में अगर इजाफा हो जाता है तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। कास ऑफ रेज्ड या इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, कोई ज़र्ब लग जाए, हेड इंजरी हो जाए, इंट्राक्रैनियल हीमाटोमा हो जाए, खून वहाँ क्लाटिंग हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, सेरिब्रल एडिमा हो जाए, सूजन, हाइड्रोसिफेलस पानी भर जाए, CNS इन्फेक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई जो है तादियाती रद्द अमल हो जाए, जैसे मेनिंजाइटिस है या इंसेफेलाइटिस है, तो ये सभी असबाब होते हैं इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन और तलबा बहुत ख़ास तौर से तवज्जो देते हैं, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हम इसकी वजाहत कर रहे हैं। इस दबाव का वजह क्या है, ये 3 चीज़ें हैं, ब्रेन टिश्यूज़ है, ब्लड है और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। ये तीनों मिल कर के जो दबाव बनाते हैं उसको हम क्रैनियल इंट्राक्रैनियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये पूरा आपको क्रैनियम दिखाया गया था। अब इसकी जो है आपको उमूमी दबाव होता है वो 5 से 15 मिलीमीटर मरकरी होता है। अब किसी भी तरीक़े से इसमें अगर प्रेशर बढ़ जाए तो उसको हम इंक्रीज़ या रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, ज़ख्म हो सकता है, हीमाटोमा हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस पानी भर जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तादियाती कोई जरसुमा का हमला हो जाए, तादिया हो जाए। तो ये सारे वजूहात हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर के में इजाफा के। अब उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, सर दर्द होगा, आपको क़य होगा, अल्टर्ड कॉन्शसनेस होगा, पैपिलोडीमा होगा, ब्रैडीकार्डिया होगा और हाइपरटेंशन होगा। ये सारे अलामात आपको देखने को मिलेंगे। शदीद सर दर्द है, ज़ोरदार क़य होगा जिसे वोमिटिंग कह रहे थे, और होश में कमी आ जाएगी जिससे अल्टर्ड कॉन्शसनेस में होश व हवास में कमी और खलल वाक़ हो जाएगी, होश में कमी हो जाएगी, यानी आँख के पर्दे की सूजन, पैपिलोएडिमा, एडिमा आपको जानते हैं, सूजन। जब कोई भी आपका ये बात है, जिस तरह से अंगूर को पानी में डाल देते हैं तो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, रतूबतें जो है बाहर से अंदर की तरफ, ये वाटर रस इनसाइड, ये H2O अगर वाटर को हम करें तो रस्ट इनसाइड, इसलिए इसमें जो है क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगी। इसी को हम जो है क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। अब ये जो है आँख के पर्दे में हो रहा है, इसलिए इसे पैपिलोडीमा कर रहे हैं। ब्रैडीकार्डिया, आपके कल्ब की रफ्तार सुस्त हो जाएगी, हाइपरटेंशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को आपको मिलेगा। तो ये सारे मवाद जो है आपको इंट्राक्रैनियल प्रेशर के से मुतल्लिक़ थे। अब वहीं पर यहाँ पर दिखाया गया है ये सारी चीज़ें क्या क्या अलामात होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स कहाँ कहाँ पर है।
अब जो बाद में हमने आखिर में कहा था कि इंट्राक्रैनियल हेमेटोमा के बारे में इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। तो खून का जमा होता है कैसे, अब मैनेजमेंट ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो पिछला था उसको मैनेज कैसे करेंगे। आप हेड एलिवेशन 30 डिग्री पर आप अपने सर को ज़रा सा हल्की सी तकिया लगा करके, बहुत छोटी पिलो, ये नहीं कि बहुत गद्देदार और बहुत बड़ा, जो 30 डिग्री एलिवेटर होना चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी होना चाहिए, मैनिटाल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की कोशिश की जाती है। ट्रीट अंडरलाइन कासेस जो भी असबाब हैं उसकी करेंगे। अब इंट्राक्रैनियल हेमाटोमा का क्या है। इंट्राक्रैनियल हेमाटोमा इज ए कलेक्शन ऑफ ब्लड विद इन द स्कल। खोपड़ी के अंदर आपके जमजमा के अंदर ब्लड का जमा हो जाना, हेमाटोमा इसे कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ब्लड विद इन द स्कल, कलेक्शन ऑफ ब्लड विद इन द स्कल, कलेक्शन ऑफ ब्लड विद इन द स्कल। इंट्राक्रैनियल हेमाटोमा खोपड़ी के अंदर खून के जमा हो जाने को कहते हैं। जमजमा क्रैनियम, उसमें आपको जो है जम जाएगा, भर जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, जो उमूमी चोट या नाली फटने से होता है। टाइप्स जो है अब क्या होते हैं। एपिडर्मल, जो हमने कहा कि ड्यूरा मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। ब्लड कलेक्ट्स बिटवीन द स्कल एंड ड्यूरा मैटर, यानी ड्यूरा के ऊपर और खोपड़ी के जिल्द के नीचे, यूजली फ्रॉम मिडिल मेनिंजाइटल आर्टरी के। सब ड्यूरल ब्लड कलेक्ट्स बिटवीन ड्यूरा एंड अरेक्टॉइड, चूँकि ड्यूरा के नीचे होगी, हम कई बार इसकी वजाहत कर चुके हैं। फिर उसके बाद ये हाथ भी हो सकता है, मुँह में भी हो सकता है। इंट्राक्रैनियल सेरिब्रल, जब आपको ब्रेन टिश्यूज़ में जो है खून का जमा हो जाए। ये ड्यूरा के ऊपर है, एपिड्यूरल, ये ड्यूरा और अरेक्नॉइड के बीच में है सब ड्यूरल, और ये इंट्राक्रैनियम के अंदर है। इस तरीके से आपको हो गए। फिर सब अरेक्नॉइड, ये अरेक्नॉइड और जो है पाइयामेटर के बीच में है। ब्लीडिंग आकर्स बिटवीन द अरेक्नॉइड। अगर आप 3 झिल्लियों को हमेशा अपने जहन में रखेंगे तो कहीं कोई नहीं होगा। ये सबसे बाहरी ड्यूरा है, फिर उसके बाद आपको अरेक्नॉइड है, और फिर उसके बाद ये आपको पाइयामेटर है। जब इसके ऊपर लगेगा तो इसको हम एपिड्यूरल कहेंगे, और जब यहाँ से नीचे से इस पर लगेगा तो इसको सबड्यूरल कहेंगे। सबड्यूरल, और जो है यहाँ एपिड्यूरल, और इसके अगर नीचे लगेगा यहाँ से तो सब अरेक्नॉइड कहेंगे, जो कि पाइया के ऊपर होगा। ये जो है लफ्ज़ हमेशा याद रखें। ईपी माने ऊपर और सब माने उसके नीचे जो है। इस तरीके से आपको है। अब उसके बाद आखिरी हेडिंग आती है सलाते दिमाग। दिमाग के अंदर कैंसर्स के पैदा होने को हम सलाते दिमाग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी खलियात गैर मुनज्जम होकर के उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होते हैं, तग़य्युरात होते हैं, जिसकी बिना पर ये एबनॉर्मल तरीके से गैर मुनज़्ज़म तरीके से अफजाइश होती है, और ये वहाँ अपने मकामी बाब्तों को बर्बाद करती है, और वहाँ से निकल करके दूसरी जगह के बाब्तों को हम ये कई बार आपको वजाहत कर रहे हैं। मान लीजिए दिस इज़ द पॉइंट ए और दिस इज़ द पॉइंट बी। तो जब यहाँ पर अगर होगा और यहीं पर महदूद होगा, आहिस्ता बढ़ेगा, तो उसको हम बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। क्या कहेंगे? जब यहीं पर आपको कंसंट्रेटेड होगा, ये यहीं पर जब कंसंट्रेटेड होगा तो इसको हम बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। ये आहिस्ता बढ़ता है और इसकी अफजाइश कम होती है, अपने मकाम पर ही महदूद होता है, दूर तक नहीं जाता है। इसको हम जो है बिनाइन ट्यूमर या वरम हलीमा के नाम से जानते हैं। बिनाइन ट्यूमर या वरम हलीमा या वरम महमूद के नाम से भी जानते हैं। और जब यही चीज़ यहाँ से खून और लिम्फ के ज़रिए यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये वाया ब्लड एंड लिम्फ के ज़रिए ये जो है आगे तक दूसरी जगह के, यहाँ पर मान लीजिए आपको सिकम में है, दिमाग में पहुँच गया, या दिमाग में है आपके जिगर में पहुँच गया, तो एक मकाम से दूसरे मकाम पर तेज़ी से अफसाइश करता है, तब इसे हम मैग्लिनेंट ट्यूमर कहते हैं। हकीकत में मैग्लिनेंट ट्यूमर को ही कैंसर बोला जाता है। और जो लास्ट स्टेज होती है, जहाँ यहाँ से निकल करके यहाँ जाता है, इसको हम मेटास्टेटिस स्टेज कहते हैं। तो अल्लाह ताला हम लोगों की हिफाजत फरमाए। तो ये आपके टॉपिक्स थे जिसको आपने पढ़ा, गौर किया। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में, अहबाब में
करें। आइए एक बार फिर हम इसको बस दोहरा देते हैं ताकि आपको दिमाग में याद हो जाए। ये इतने कोर्सेज हैं, इतने मज़ामीन हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक्सटर्नल इंजरी, इंटरनल इंजरी, फ्रैक्चर्स और फिर ज़रबात दिमाग। ये खोपड़ी पर ऊपर है और ये दिमाग के अंदर होता है। फिर उसके बाद इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, हेमाटोमास है, सलात दिमाग है। इस तरीके से ये चीज़ें आपको है। फ़ी अमानिल्लाह।